देखा जाए तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सेवरल टाइम्स पेपर्स में आता है और हर लेवल के एग्ज़ाम्स के अंदर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो रह जाता है। यानी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की बात करें या एंडोस्पर्म के टाइप्स की बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने अपनी एमएससी लेवल की बुक्स जो कि मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं भोजवानी एंड भटनागर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को लेकर के 3 टाइप्स होते हैं। फ्री न्यूक्लियर, जहाँ पे जो स्टार्टिंग के डिविजन्स होते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3N होता है, उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, अगर उसके बाद में जो भी न्यूक्लियाई बनते हैं उनके बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है तो वो सारे न्यूक्लियाई एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर स्केटर्ड रहते हैं। फिर आपने वहाँ पे ये भी पढ़ा है कि बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होती है, वो वैक्यूल जैसे जैसे बड़ी होती है तो न्यूक्लियाई पेरीफ्री की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद में पेरीफ्री से सेंटर की तरफ। जब आप कहते हैं कि पेरीफ्री से सेंटर की तरफ तो यहाँ पे मैटर आएगा कि इट इज़ ए टाइप ऑफ सेंट्रीपीटल की परिधि से केंद्र की तरफ अगर भित्ति का निर्माण होगा तो ये सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट होगा। तो फ्री न्यूक्लियर वाले केस के अंदर यही रहता है कि बहुत सारे न्यूक्लियर बनेंगे, उनके बीच में उसी समय पे जब डिवीजन होता है उसके जस्ट बाद में वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी तो सारे न्यूक्लियाई फ्री रह जाएंगे, तो दैट कंडीशन इज़ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके अलावा 2 टाइप्स आपने और भी पढ़ी थी। एक के अंदर सेलुलर होता है जहाँ पे डिवीजन के जस्ट बाद में सेल वॉल बन जाने से कहीं भी फ्री न्यूक्लियर स्टेज नहीं होती है, और एक दोनों का मिक्सअप होता है तो वो हेलोवियल कंडीशन होती है, वो भी आपने वहाँ पे पढ़ा था। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से जुड़ा हुआ है और इसका कनेक्शन जिस चीज़ से है दैट इज़ द पर्टिकुलर फ्रूट। कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन से फ्रूट के अंदर ये जो फ्री न्यूक्लियर टाइप है वो हमें देखने को मिलेगी। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास कोकोनट है, नो डाउट ये वैसे तो स्कोरिंग के एंगल से तो काफ़ी सही है कि हम सीधे से इसको टिक कर सकते हैं कि कोकोनट के अंदर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। लेकिन फिर भी कोकोनट की अगर हम बात करें तो कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म के जो लेवल्स हैं वो हमें तीनों लेवल दिख जाते हैं। जब हम मार्केट में जो कोकोनट वाटर के लिए जो हम नारियल पानी पीते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम लिक्विड जूस ले रहे हैं वो टोटली फ्री न्यूक्लियर स्टेज होती है, और उसके बाद में कई बार उसको स्प्लिट करते हैं तो उसके अंदर एक परत जमी रहती है, वो आपको ये बता देगी या वहाँ से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पे भित्ति से केंद्र की तरफ जो वॉल फॉर्मेशन है वो होनी स्टार्ट हो गई है और एंडोस्पर्म है वो सेलुलर लेवल में जाने लग जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज कोकोनट मीट, और जिसको अपन कोकोनट मीट बोलते हैं या उसको अपन खाने के काम में भी ले सकते हैं। और लास्ट में जब कोकोनट मैच्योर हो जाता है, जैसे कि अपन सूखे नारियल की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये पूरा जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे हमें फ्री न्यूक्लियर कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। बीच की जो सेंट्रल वैक्यूल है वो काफ़ी बड़ी सारी हमें वहाँ पे देखने को मिल जाती है। दूसरा जो बायोटेक्नोलॉजी के एंगल से बात करें या टिश्यू कल्चर के एंगल से बात करें या अपन हार्मोन सप्लीमेंट के हिसाब से बात करें या साइटोकानिन वगैरह के हिसाब से बात करें, तो वहाँ पर भी जो इसका सोर्स है उसको अपन लेबोरेटरी के अंदर काम में लेते हैं कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसके द्वारा फुलफ़िल की जाती हैं। तो डेफिनेटली जो एंजियोस्पर्म्स हैं और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दोनों ही प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रोमोजोमल नेचर की बात करें तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जिम्नोस्पर्म्स के अंदर बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे वो हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, और बेटर टू से कि जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन है उसकी जो सेकंड स्टेप अपन ट्रिपल फ्यूजन लेते हैं उसके बाद में हो रहा होता है। तो 3 न्यूक्लियाई एक साथ आते हैं यानी कि इसकी नेचर 3N हो जाती है। हालांकि आप जो फीमेल गैमेटोफाइट के काफ़ी सारे नेचर्स हैं उनको पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी पता लगेगा कि एंडोस्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियर बिहेवियर है वो अलग अलग प्रकार से भी हो सकता है, बट एट ए जनरल हम इसको एंजियोस्पर्म में 3N काउंट करते हैं और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर 1N काउंट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपका जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो कोकोनट हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि कोकोनट के अंदर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंडनट मूंगफली की बात कर रहे हैं, और मूंगफली का जैसे बॉटनिकल नेम भी आपको आना चाहिए, एराकिस हाइपोजिया। देन आफ्टर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम मूंगफली इस्तेमाल करते हैं या जो मूंगफली खाने के काम में आती है वो किसका मॉडिफिकेशन है। कई बार बच्चे ऐसी बातें करते भी हैं, पूछते भी हैं कि ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है, ये क्या होता है।
तो डेफिनेटली ग्राउंडनट जो हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, दैट इज़ ए फ्रूट। तो फ्रूट कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि जड़ से बन सकता है या तने से बन सकता है या पत्ती से बन सकता है। जड़, तना, पत्ती ये सब कभी भी फ्रूट नहीं बना सकते। फ्रूट बनाने का काम केवल और केवल कौन करेगा, ये आपको पता है कि इट इज़ ए फंक्शन ऑफ फ्रूट। कि फ्रूट जो बनेगा वो फ्लावर से ही बन सकता है। तो फ्लावर आएगा, इसका मतलब ये है कि ग्राउंडनट के अंदर जो फ्लावर आते हैं तो वो फ्लावर आते तो होंगे, देन आफ्टर वो ज़मीन में चले जाते होंगे। तो हम सोच सकते हैं कि फूल ज़मीन में कैसे जा सकते हैं। तो हमें पता लगेगा कि जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं एमएससी के अंदर कि फ्लोरल एक्सिस इज ए मॉडिफाइड सूट, तो वहाँ से हमें पता लगता है कि एंड्रोफोर, गाइनोफोर ऐसी चीज़ें आती हैं। जब हम कैपेरिडेसी फैमिली की बातें करते हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें आती हैं। तो थोड़ा सा ये भी पता रहना चाहिए कि जब हम ये काम कर रहे हैं तो ग्राउंडनट के अंदर जिस मूंगफली की आपने बातें की, दैट इज़ ए पर्टिकुलर फ्रूट। और जो गाइनोफोर होता है वो गाइनोफोर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, यानी कि नॉर्मली वो ज़मीन की तरफ नहीं जाते, लेकिन ग्राउंडनट वाले केस में ऐसा होता है। और कई बार जैसे कि बहुत सारे बच्चे खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने ये देखा भी होगा और वो करते भी होंगे कि जब मूंगफली में फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उन पौधों के ऊपर मिट्टी डालता है किसान, ताकि वो अच्छे से ग्राउंड सरफेस से नीचे चले जाएं और जो मूंगफली की पैदावार है वो बढ़ कर के आए। तो अगर हम ग्राउंडनट की बात करें तो यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर नहीं होता है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक में भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब ये है कि मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म है या नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें एंडोस्पर्म कभी नहीं होता है, ऐसा कहना गलत होता है। अगर मैच्योर फ्रूट की बात करें उसमें एंडोस्पर्म नहीं है, मैच्योर सीड की बात करें उसमें एंडोस्पर्म नहीं है, तो उस वाली कंडीशन में हम इसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि बनता तो है बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, कि जैसे जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान जितना भी एंडोस्पर्म में न्यूट्रिशन है, अगर वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है, यानी कि उसमें से कुछ भी बचा हुआ नहीं रहता है, तो मैच्योर कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें एंडोस्पर्म नहीं मिलने वाला। तो दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। तो एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस भी इन्हीं के नाम होते हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम स्वीट पी यानी कि मटर की बात करें तो वहाँ पर भी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, यानी कि एंडोस्पर्म है वो टोटली कंज्यूम कर लिया जाता है, तो बचा हुआ इनमें नहीं होता है। और दूसरा थोड़ा सा आपको ये भी रहना चाहिए कि जब जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, एंडोस्पर्म से प्रोवाइड हो जाती है। इसके बाद में जब सीड जर्मिनेट करता है तो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। वो अगर एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो उससे प्रोवाइड हो जाती है, अगर वो नहीं बचा हुआ है तो पौधे के पास या जो भी अपने जो सीड ले रखा है, सीड एक प्रकार का स्पोरोफाइट ही होता है, एक पौधा ही होता है, वो एक उसका सस्पेंडेड कंडीशन है कि लाइफ उसमें रुकी हुई होती है। तो वो जब जर्मिनेट करता है तो उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट होती है कि न्यूट्रिशन आना चाहिए, तो न्यूट्रिशन वहाँ कोटालिडन्स के रूप में स्टोर्ड होता है। तो जो नॉन एंडोस्पर्मिक हैं उनमें जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ स्टोर होगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन कोटालिडन्स। तो कोटालिडन्स में होगा। ग्राउंडनट की बात करें, स्वीट पी की बात करें तो इनमें बड़ी बड़ी कोटालिडन्स हैं और इन कोटालिडन्स का ही यूज़ है कि हम जो इनके जो एडिबल यूजेज हैं वो इनके कोटालिडन्स की वजह से ही करते हैं। कि एक की कोटालिडन जिसको ग्राउंडनट की बात कर रहे हैं उसके अंदर ऑयल है, दूसरा स्वीट पी उसकी बात कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, तो दे आर इकोनॉमिकली वैल्यूबल, कि उसी की वजह से हम इनको इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं। लास्ट ऑप्शन आपको कैस्टर दे रखा है। कैस्टर के अंदर भी जो सीड्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, यानी कि पाया जाता है। ग्राउंडनट के अंदर आपको नहीं मिलेगा, स्वीट पी में नहीं मिलेगा, बट कैस्टर के अंदर हमें मिलेगा। और कैस्टर में जो मिलेगा वो फ्री न्यूक्लियर का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है कि किस में फ्री न्यूक्लियर है, तो कैस्टर में है ज़रूर लेकिन वो फ्री न्यूक्लियर नहीं है। और दूसरी बात आपको और ध्यान में रखनी है कि कैस्टर के अंदर जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर प्रोटीन बॉडीज़ और फैट्स भी पाए जाते हैं, यानी कि जो अरंड के बीजों का जो मेडिसिनल सिग्निफिकेंस होता है कि हम उनको लैक्सेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कि आंतों को साफ़ करने के लिए इसका कैस्टर ऑयल काम में आता है, और जो लुब्रिकेंट्स के रूप में भी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों ही यूज़ क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन बॉडीज़ और फैट्स स्टोर होते हैं।
और थोड़ा-सा आप अगर चीज़ों को बिल्कुल करीब से देखते हो तो आपको पता लग जाएगा कि जब आपने कभी इन बीजों को उगते हुए देखा हो तो आप समझ सकते हैं कि जिनके अंदर स्टार्टिंग में बड़ी-बड़ी दालें सी होती हैं वो एंडोस्पर्मिक नहीं हो सकते, उनके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन ही होती है। वहाँ कोटालिडन्स में स्टोर रहता है, जहाँ पे एंडोस्पर्म होता है वहाँ पे जो इनिशियल लीव्स आती हैं, स्टार्टिंग की जो 2 पत्तियाँ आती हैं वो ज़्यादा मोटी नहीं हो सकती। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी अप्रोच होती हैं जहाँ से आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। हालांकि ना उनके अंदर एंडोस्पर्म काफ़ी सारा होता है, तो डेफिनेटली जब उनमें इतना कुछ नहीं होता है तो उसमें केवल एम्ब्रियोनल एक्सिस ही होती होगी, और एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें तो ये फिर काफ़ी छोटे हो जाते होंगे। तो जो हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि ऑर्किड्स वगैरह हैं, तो उनके अंदर एंडोस्पर्म होता ही नहीं है, सीड्स की साइज़ बहुत छोटी होती है। तो वो फिर उनको बायोन्सी वगैरह प्रोवाइड कराती है कि जो हवा के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ जाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो बीजों में तभी आ सकती है जब वो काफ़ी हल्के हों। तो एंडोस्पर्म भी नहीं हो, कोटालिडन्स भी नहीं हो, तो बीज और भी हल्के हो जाएंगे। तो वो एक दूसरे तरफ इशारा कर देता है कि जो बहुत ही छोटे होते हैं वो फिर संख्या में ज़्यादा बनते हैं। तो वो एक बायोमास अलोकेशन वगैरह काफ़ी डिटेल में बातें चली जाएंगी, तो हम इन चीज़ों को यहीं रोकते हैं और हम समझते हैं कि इन चारों ऑप्शन में हमारे पास केवल एक कोकोनट ऐसा है जहाँ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हमारे पास देखने को मिलता है।